हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज अपने लोग आए हैं क्लास 10th के लिए एक वीडियो लेके। और चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी और टॉपिक होगा ओम्स लॉ। तो शुरू करते हैं। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर गुरसेवक सिंह और आज अपने लोग स्टडी करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ठीक है, ओम्स लॉ स्टडी करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें रिकॉल कर लूं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाई थी। करंट के बारे में स्टडी करा था, बिल्कुल करा था। ठीक है, उसका यूनिट स्टडी करा था, बिल्कुल करा था। क्या होता है यूनिट उसका? एम्पियर्स। क्या होता है? एम्पियर्स। ठीक। फॉर्मूला स्टडी करा था उसके बारे में कोई? बिल्कुल। आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। एक पर्टिकुलर वायर में अगर एक पर्टिकुलर चार्ज को कम टाइम लगेगा फ्लो होने के लिए तो करंट बढ़ जाएगा, ज्यादा टाइम लगेगा फ्लो होने के लिए तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। चार्ज अगर ज्यादा होगा तो करंट बढ़ जाएगा, चार्ज की वैल्यू कम होगी तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज जिसके बारे में आपने लोगों ने स्टडी करा था वो था पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका कंसेप्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके समझाया था। शायद एक एग्जांपल लिया था मैंने हीट का, दूसरा एग्जांपल लिया था मैंने इसका, वाटर का। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट फिर क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ठीक है। फिर इसका भी एक फॉर्मूला स्टडी करा था अपने लोगों ने। वो क्या था? वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इनटू चार्ज जिसके ऊपर काम करा जा रहा है। तो भाई फॉर्मूलेस के बारे में अपने लोग जो रेगुलर डिस्कशन है हर वीडियो में करते रहेंगे। भाई फॉर्मूलेस एक ऐसा खेल है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, अगर आपने खेल लिया तो जीत जाओगे, वरना ये खेल आपके साथ खिलवाड़ कर लेगा। तो फॉर्मूलेस आपके दो आप लोग स्टडी कर चुके हो और इनके रिलेशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करंट का रिलेशन टाइम के साथ, करंट का रिलेशन चार्ज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन इस चार्ज के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। अगर आपको ये रिलेशंस और ये फॉर्मूलेस नहीं याद हुए तो आपको आगे आने वाली वीडियोस में बहुत दिक्कत होने वाली है, ट्रस्ट में। ठीक है, तो अपने लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के लिए अपने लोगों ने क्या करा? एक सर्किट सपोज अपने लोग डिजाइन कर रहे हैं। ठीक। और यहाँ पर लगा दी अपने एक बैटरी, यहाँ सेल, जो भी आपको कह सकते हो। चलो मैं बैटरी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सेल क्या होता है? सेल में अगर एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, तो ये क्या है? ये एक सेल है। कैसे पता चला? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सेल का सिंबल होता है ये। बट बैटरी क्या होती है? बैटरी में दो से ज्यादा सेल अगर लग जाए, तीन लग जाए, चार लग जाए, पांच लग जाए, दो लग जाए, दो या दो से ज्यादा अगर सेल्स लग जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो वो बैटरी बन जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर दो सेल लगा दिए, बड़ा डंडा पॉजिटिव का, छोटा डंडा नेगेटिव का। याद रखेंगे, बड़ा डंडा पॉजिटिव का, छोटा डंडा नेगेटिव का। तो आपके पास ये हो गया रजिस्टर कैपिटल आर से, जिसको अपने लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है? बोला जा रहा है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि किसी भी पर्टिकुलर वायर के अक्रॉस आपका जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। करंट फ्लोइंग इन अ वायर, डेफिनेशन की देख ली। करंट फ्लोइंग इन अ वायर इज डायरेक्टली directly proportional to the potential difference across the ends of wire। साथ में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। भाई ये बहुत जरूरी चीज है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हुआ तो ये पर्टिकुलर रिलेशन कुछ टाइम के लिए काम करेगा, फिर नहीं करेगा। ठीक। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो ये रिलेशन आपका काम नहीं करने वाला। ठीक। अब यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाया जाएगा, इसको हटाया जाएगा और क्या लिखा जाएगा? एक कांस्टेंट। क्या लिखा जाएगा? एक कांस्टेंट। I इज इक्वल टू के इंटू डेल वी। सर ये हमारी बुक्स में तो ऐसा नहीं है। हाँ भाई मुझे पता है। आपकी बुक्स में क्या होता है? मैथमेटिकली लिख दिया जाता है, मैथमेटिकली वी डेल वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, बिल्कुल। और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को सीधा हटा के वहां पर आर लगा दिया गया। सही है, उन्होंने वर्ड मैथमेटिकली यूज कर लिया और आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अपने लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना कि मैथ्स। हाँ काम आती है मैथ्स भी, बट अपने लोग पूरे कंप्लीट फंडे को फॉलो करेंगे। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी। ठीक। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को उठाया, कांस्टेंट डालते हैं, कांस्टेंट पे के हो गया। वेयर 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 के की वैल्यू क्या होगी? 1/r। वेयर के की वैल्यू क्या होगी? 1/r। ठीक। तो अपने लोग क्या लिखेंगे? आई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन आर और डेल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये अच्छा नहीं लगा? जा रहा नहीं लगा?
तो आप वो भी याद कर सकते हो जो बुक्स में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आर क्या है, वेयर आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर। व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? प्रॉपर्टी ऑफ अ वायर टू ऑब्स्ट्रक्ट करंट, करंट को क्या करे, ऑब्स्ट्रक्ट करे, रोके, फ्लो करने से रोके। कैसे, क्या ऐसा काम कर रहा है भाई रजिस्टर जिससे करंट आपका कम हो जाएगा? ध्यान से देखिए, आपका आई का फॉर्मूला देखा जाए तो डेल वी अपॉन कैपिटल आर, तो आई का रिलेशन आर के साथ क्या हुआ, 1 अपॉन आर हुआ। आर को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो आपका जो आई है वो कम हो जाता है। वो किस तरह से कम होता है? ऐसा क्या है कि आर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है फ्लो होने से। देखा जाए तो यार रेजिस्टेंस एक पार्ट ऑफ वायर है, बस उसका सिंबल अपने लोग कुछ ऐसा ड्रॉ कर देते हैं। तो दो कंडक्टिंग वायर्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, दो कंडक्टिंग वायर्स के बीच में आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा मटेरियल प्लेस कर दे रहे हो जो कम कंडक्टिंग है, जो कम कंडक्टिंग है, कम कंडक्टिंग कम करंट। ठीक है, चलिए इसको देसी भाषा में समझ आते हैं। चार्ज आपका यहां से फ्लो कर रहा है, चार्ज आपका यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है भाई। चार्ज को एक गाड़ी समझिए, कार समझिए, वाह कार, क्या बात है सर, मजा आएगा। ठीक है, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, दोनों आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये एक सड़क है, ये एक पाथ है, किसके लिए, चार्ज के लिए भी और कार के लिए भी। ठीक, चार्ज को हटा दो, गाड़ी को चलाओ, इस पर्टिकुलर रोड पे तो बड़ी अच्छे से चलेगी। आगे क्या होगा, ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़ ऊबड़ खाबड़, फिर खड्डे आ रहे हैं बहुत, खड्डों में क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो क्या होगा, तो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो जो गाड़ी चल रही थी उसका टाइम बढ़ा रही थी। ये पर्टिकुलर जो गंदी रोड है ये क्या कर रही है, उस गाड़ी के टाइम को बढ़ा रही है। अब कम जल्दी नहीं पहुंचेगी इस पॉइंट पे गाड़ी, इस रोड की वजह से टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो चार्ज पार्टिकल जो आपका फ्लो करेगा उसके लिए भी तो दिक्कत पैदा करेगा। जब दिक्कत पैदा करेगा तो टाइम बढ़ा देगा, और जब टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या काम करता है, वो इस टाइम की वैल्यू को बढ़ा देता है, और जब टाइम बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपका जो आई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके आर, इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन हुआ आई का आर के साथ वो इनवर्स है। वो क्या बताता है कि टाइम को वो बढ़ा देगा तो आपका करंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, फिर अपने लोग स्टडी करेंगे इसमें ग्राफ के बारे में। कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ, डेल वी और आई का ग्राफ। किसका ग्राफ, डेल वी और आई का ग्राफ। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल वी, तो इसका मतलब अगर डेल वी 2 गुना होगा तो करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा। डेल वी 4 गुना बढ़ेगा तो आई भी 4 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एक पर्टिकुलर वायर के लिए जो आर होता है वो कांस्टेंट होता है। एक पर्टिकुलर वायर की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर वायर के लिए आपका जो आर है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। आर की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। बट if we change the configurations of the wire, configurations of wire, then r changes, configurations का मतलब बनावट उसकी बदल दो। कहने का मतलब पहले लेंथ समथिंग कुछ और थी, अब लेंथ कम होगी, पहले एरिया कुछ और था, अब एरिया कुछ और हो गया। टेम्परेचर की बात अगर मैं करूं तो टेम्परेचर को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो भी दिक्कत है भाई, टेम्परेचर को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो भी दिक्कत है, और अगर आपने मटेरियल को ही चेंज कर दिया तो दिक्कत है ही, तो दिक्कत उसमें है ही। इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पर 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। 4 फैक्टर्स कौन कौन सा, लेंथ होता है, एरिया होता है, नेचर ऑफ मटेरियल होता है, कॉपर की जगह एल्यूमिनियम यूज कर लोगे और रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर जो एक वर्ड लिखा है ना कांस्टेंट टेम्परेचर, वो इसलिए लिखा है कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो इस रिलेशन में आपका आर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और अगर आर चेंज होना शुरू हो गया तो डेल वी और आई का जो ग्राफ आपको मिलता है स्ट्रेट लाइन, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, वो कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो आर के ऊपर डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ होती है भाई, अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आर चेंज हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड नहीं होगा। ये ध्यान रखना है यहाँ पर मेन चीज। ठीक, तो इसका मतलब ये लाइन जो आपको है स्ट्रेट मिलती है डेल वी और आई के लिए, तो इस पर्टिकुलर लाइन का एक एंगल जिससे अपने लोग निकालते हैं स्लोप, जिससे अपने लोग निकालते हैं स्लोप। स्लोप बोले तो कितने एंगल पर कोई पर्टिकुलर सीडी है
है ना। तो यहाँ पर ये लाइन कितना एंगल पर है वो स्लोप होती है, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप निकालने का तरीका होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक, अब अगर मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना चाहूँ स्लोप, इन दो पॉइंट्स के बीच में, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन नीचे, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन सामने, थोड़ा सा लाइन बड़ा बड़ा बड़ी कर लेते हैं, ठीक है। ये लाइन सपोज यहाँ से एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ, इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करा, इसको सामने की तरफ ड्रॉ करा, ठीक है। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं पोटेंशियल डिफरेंस है V1, और इस पॉइंट पर अगर मैं करंट देखूं तो वो है I1। इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो वो है V2, और करंट देखूं तो वो कितना है I2। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है इस ट्रायंगल में इस एंगल की वजह से बनने वाला परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर के लिए वैल्यू कितनी होगी, V2 माइनस V1, कितनी होगी, V2 माइनस V1। अगर ये V2 माइनस V1 है तो ये हो जाएगा I2 माइनस I1। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1, तो मिलेगा तो मुझे क्या, डेल V अपॉन I, डेल V अपॉन I। और डेल V अपॉन I क्या होता है, तो ध्यान से देखिए डेल V अपॉन I क्या होता है, R इज इक्वल टू डेल V अपॉन I, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ध्यान रखिए क्या होता है, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होता है, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होता है, इट इज ऑलवेज आर रेजिस्टेंस। क्या होता है, रेजिस्टेंस। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब एक ग्राफ के अंदर दो लाइनें ड्रॉ करो, एक ऐसे एक ऐसे, एक का एंगल दे रखा है θ1, एक का एंगल दे रखा है θ2, ये है ए और ये है बी सपोज, ठीक है, ये बी और ये आई, कुछ नहीं दे रखा और कुछ नहीं दे रखा, एंगल्स दे रखे हैं, एक का दे रखा है सपोज 30 डिग्री, एक दे रखा है 45 डिग्री, एक दे रखा है, सॉरी यार क्या हो गया मुझे, ये 30 है और ये 45। अब आपको कह दिया गया कि विच ऑफ द टू हैज मोर रेजिस्टेंस, ए और बी। तो भाई आपको यहाँ पर ना वी पता है ना आई पता है, बस एंगल्स के बेसिस पे आपको ये पता करना है रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है। तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में आपको इस नॉलेज की पता होनी जरूरी है। ये नॉलेज अगर आपको नहीं पता होगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक ग्राफ के अंदर जो आप लाइनें ड्रॉ करते हो स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन का अगर आपको स्लोप पता है वो क्या बताता है, तो ऑटोमेटिकली आप पता कर लोगे कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो ध्यान से देखो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, तो इसमें वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, ए का जो स्लोप होगा वो उसका रेजिस्टेंस बताएगा, बी का जो स्लोप होगा वो उसका रेजिस्टेंस बताएगा। तो देखा जाए स्लोप किसका ज्यादा है, ए का या बी का, तो टेन थीटा वन और ये टेन थीटा टू, तो भाई साफ दिख रहा है टेन थीटा वन विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू, तो बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। बात समझ में आई। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कैसे सकते हैं वो लोग, वो लोग कौन, जो आपके हमारे दुश्मन है ना, सीबीएसई वाले, कैसे घुमा सकते हैं, ध्यान से देखो भाई, ये हो गया आई, ये हो गया वी, ओके उल्टा कर दिया, पहले था वी इधर था आई, अब क्या कर दिया, इधर आई इधर वी, ठीक है, लाइन फिर भी स्ट्रेटली बनेगी, बिल्कुल बनेगी क्योंकि रिलेशन है वी और आई का डायरेक्टली। ठीक, अब अगर मैं थीटा देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो भाई, फिर से देखो, फिर से देखो, इधर इस बार हो जाएगा ये I2 ये I1, तो डिफरेंस आ जाएगा I2 माइनस I1, और इधर आ जाएगा V2 माइनस V1, वही सेम ये V2, ठीक है, ये V1। तो इस बार जो एंगल आप थीटा देखने जाओगे तो वो क्या मिलेगा, टेन थीटा विल बी इक्वल टू I2 माइनस I1 अपॉन V2 माइनस V1। तो इस बार I अपॉन V आ चुका है, I अपॉन V क्या होता है, वन अपॉन आर, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर, टेन थीटा विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर। अगर आईवी ग्राफ का जो स्लोप देखोगे वो जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम, बट वीआई ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उल्टा है, उल्टा है भाई। स्लोप स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ विल बी इक्वल टू वन अपॉन आर, वन अपॉन रेजिस्टेंस। एक चीज का ध्यान रखेंगे, पहले क्या था, स्लोप आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसमें क्या है, स्लोप आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बस क्या करा, एक्सेस चेंज कर दी, पहले जो वी की थी वो आई की कर दी और जो आई की थी वो वी की कर दी, बस इस एक्सेस की वजह से सारा का सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया।
देखो ओम्स लॉ में कितना कुछ है, बुक्स में क्या है, रीड रेट्रीब्यूशन टू आई, बात खत्म है। पर देखो कितना कुछ है ओम्स लॉ में, ये सब आपको नहीं पता होगा तो एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स जो आ सकते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है तो ये सब पूछा जा सकता है। तो जितना डीप आपको पता होगा ना, जितना डीप आपको पता होगा उतना अच्छा है आपके लिए, सीरियसली उतना ज्यादा अच्छा, ट्रस्ट में। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में ये नॉलेज काम आने वाली है, यहाँ की थियोरेटिकल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा है, सीरियसली जितनी अच्छी होगी उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर आर की डिपेंडेंसी। भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दिखा गया था आर इज इक्वल टू डेल वी अपॉन आई दिखा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट दिखा। अब इसका मतलब आर क्या डेल वी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या आर आई के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता कि आर की जो वैल्यू है वो डेल वी आर आई के ऊपर हो ना। आर डज नॉट डिपेंड ऑन, आर डज नॉट डिपेंड ऑन डेल वी एंड आई। आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ना तो डेल वी के ऊपर करती है ना ही आई के ऊपर करती है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये वायर जो है, ध्यान से देखिए, ये जो वायर है, इस वायर की अपनी कोई लेंथ होगी, ठीक है, अपना कोई एरिया होगा, ठीक है, अपना कोई इसका नेचर होगा। नेचर बोले तो कॉपर हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, आयरन की हो सकती है, जिंक की हो सकती है, प्लेटिनम की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, सिल्वर की हो सकती है, तो नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। और चौथा फैक्टर तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, दैट इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये भी समझ लीजिए कि सामने वाला जो वायर है, ये वाली वायर है, इसके सामने कितनी मोटी वायर है, कितनी मोटी वायर है, सामने से उसका क्रॉस सेक्शन पता कर लो, वो एरिया होता है। फिर नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर, उसके ऊपर डिपेंडेंसी आ जाती है भाई, ठीक है। और फिर चौथी बात टेम्परेचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेम्परेचर। इन सब के ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और यहां से आपको जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। देखो इस फॉर्मूले में आपको दिखना चाहिए था चार चीजें, है ना, दिख रही है तीन। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं अभी के लिए, बट आपको ये सुन के भूल जाना है, फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। एल लेंथ, ए एरिया, एन नेचर ऑफ मटेरियल, टाउ टेम्परेचर के साथ तो इसका रिलेशन होता है, बट अभी यहाँ टेम्परेचर नहीं है, ये कुछ और जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो चारों फैक्टर्स इस फॉर्मूले में तो आ रहे हैं, तो चारों फैक्टर्स आ रहे हैं। यहाँ पर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कांस्टेंट रहते हैं, बट ये चार फैक्टर्स आपके चेंज हो सकते हैं। बट यहाँ पर आपको 10th क्लास में ये फॉर्मूला ही स्टडी करना है। तो इस फॉर्मूले में क्या है, ध्यान से देखो, लेंथ है, एरिया है, और रो बोले तो रेजिस्टिविटी, नया टर्म आ गया रेजिस्टिविटी। क्या होता है रेजिस्टिविटी, क्या होती है रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी को मैं रेजिस्टेंस कह सकता हूं। रेजिस्टिविटी इज अ टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर्स एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैं दोनों की वैल्यू को अगर मैं 1 1 पुट कर दूं तो ऑटोमेटिकली रेजिस्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। 1 मीटर लेंथ और अगर उस पर्टिकुलर वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया है तो उसकी रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो इसका लेंथ को चेंज करोगे और एरिया को चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी तो नहीं चेंज होने वाली है ना, तो चेंज क्या होने वाला है, रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी does not does not depend on length and area। एक तरह से भाव है, किसका भाव, जैसे केले का भाव होता है, सेब का भाव होता है, ऐसे वायर के रेजिस्टेंस का भाव कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर आपको वो रेजिस्टेंस दिख रहा है तो वो रेजिस्टिविटी है। तो अगर आप लेंथ और एरिया बढ़ाते जाओगे, इससे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो क्या मिलता रहेगा, रेजिस्टेंस मिलता रहेगा, बट रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी।
तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो यहाँ पर दिख रहे हैं जो 4 फैक्टर्स, उनमें से इन 2 के ऊपर ये फिर से डिपेंड करता है, दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल कहने का मतलब आपने सपोज मटेरियल का नेचर ही चेंज कर दिया, कहने का मतलब कॉपर था फिर उसको रिप्लेस कर दिया एल्यूमिनियम के साथ, तो जाहिर सी बात है उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी। और टेम्परेचर के साथ, और टेम्परेचर के साथ। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, बट पढ़ते ही भूल जाना, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ, m अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ध्यान से देखो, वही सेम फॉर्मूला, l और a को हटा दो तो आपके पास नेचर ऑफ मटेरियल और टाउ, ये आप 12th क्लास में दोनों फॉर्मूले डिराइव करवाऊंगा मैं, अगर आप पढ़ते रहोगे मेरे से। तो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर आपके 2 फैक्टर्स हैं, आपके 2 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। ठीक, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच में इनके यूनिट्स की, इनके यूनिट्स की। तो यूनिट क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। क्या होता है? ओम। रिप्रेजेंटेशन होता है इस सिंबल से, जिसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं? ओमेगा। ठीक, अब रेजिस्टिविटी का सिंबल है रो, और इसका यूनिट क्या है? यूनिट के बारे में ध्यान से देखिए, यूनिट क्या है। तो देखो यूनिट क्या होगा, ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर जाएगा इधर। ओम इंटू मीटर क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा? ओम मीटर। और सिंबल ओमेगा मैन, ओमेगा एम। तो ये हो गया सिंबल, किसका सिंबल हो गया? रेजिस्टिविटी का सिंबल, और रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर हो गया। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके थोड़े से अपन लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स के बारे में अब ध्यान कर ही लेते हैं कि किस तरह से इनके न्यूमेरिकल्स को अपने लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो कितने फॉर्मूले स्टडी कर लिए अभी तक? 4। कौन कौन से? तो फॉर्मूले को एक बार रिकॉल करते हैं। चार्ज Q इज इक्वल टू IT फॉर्मूला सबसे पहले स्टडी करा था भाई। W इज इक्वल टू डेल V इंटू Q दूसरा फॉर्मूला था जिसको अपने लोगों ने स्टडी करा था। V इज इक्वल टू IR ये तीसरा फॉर्मूला था जिसके बारे में अपने लोगों ने स्टडी करा था, डेल V इज इक्वल टू IR। और चौथा फॉर्मूला अभी आप लोगों ने स्टडी करा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये 4 फॉर्मूले हैं जो अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी कर चुके हो। इनके साथ खेलो कूदो मजे करो, बट छेड़खानी ज्यादा नहीं करनी, नहीं तो दिक्कत हो जानी, ये खिलवाड़ कर देंगे आपके साथ। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले के बारे में अभी तक अपने लोग स्टडी कर चुके हैं। इन दोनों के बारे में तो अपने लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे। अब बारी है इन दोनों फॉर्मूले की। सपोज इफ अ वायर ऑफ resistance, if a wire of resistance 2 ohm is placed in such a way, in such a way that potential difference of 4 volt is maintained spelling mistakes के लिए sorry, maintained between the ends of resistance, then find the current flowing, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी की वैल्यू दे रखी है 4 वोल्ट, कहा गया है करंट पता करिए। खिलवाड़ करना है फॉर्मूलेस के साथ। डेल वी पता है, आर पता है, आई निकालना है, तो चारों में से कौन सा फॉर्मूला? बीच वाला फॉर्मूला दिख रहा है साफ साफ। तो डेल वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो डेल वी की वैल्यू 4 हो गई, आई की वैल्यू एज इट इज, आर की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू कितनी? 4/2। तो कितना हो जाएगा? 2 ओम्स के बराबर। आई की वैल्यू कितनी? 2 ओम्स, सॉरी 2 एम्पियर्स के बराबर। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 एम्पियर्स के बराबर। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगर आए ओम्स लॉ के ऊपर, बट ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं ज्यादा। वो ओम्स लॉ को यूज करवाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल्स के अंदर। ऐसे सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला ओम्स लॉ के लिए लागू नहीं होगा जल्दी कभी भी। देखो मैं चीज आपको बताने जा रहा हूं, कभी भी अगर रेजिस्टेंस चेंज के कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो 4 टर्म्स के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंक्रीज्ड टू के बारे में, कोई भी वायर है, ठीक है, उसकी लेंथ में चेंज करा जा रहा है तो उसके लिए टर्म्स होंगे इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाय, ठीक है, स्ट्रेच्ड, ये वर्ड यूज हो सकता है वहां पर, स्ट्रेच्ड टू और स्ट्रेच्ड
बाय। ठीक है, इन चार के बारे में समझना। जैसे बोल रखा है भाई, सपोज कोई लेंथ पहले से दे रखी है, कोई लेंथ पहले से दे रखी है 2 सेंटीमीटर, पहले से दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उन्होंने कहा इंक्रीज टू समथिंग 4 सेंटीमीटर, इंक्रीज टू समथिंग 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर पहले से थी, 4 सेंटीमीटर बढ़ा दी, मतलब 2 सेंटीमीटर और बढ़ा दी ताकि उसको 4 तक कर दिया, 4 तक कर दिया। कहने का मतलब 2 सेंटीमीटर पहले से थी और उसको खींचा नहीं, उसके साथ ऐड कर दिया 2 सेंटीमीटर और, ताकि वो 4 सेंटीमीटर तक हो जाए। इंक्रीज टू 4 सेंटीमीटर, बस वर्ड इंक्रीज टू लगा है और कुछ नहीं। वर्ड इंक्रीज टू का मतलब जो पहले 2 की थी अब वो 4 की होगी, अब वो 4 की होगी। पहले जो 2 की थी अब वो 4 की होगी। कैसे हुई? वो उनकी ऐड है कि उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी हो, उन्होंने एक्स्ट्रा जोड़ी होगी, अलग से ऐड करी होगी। इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर अगर आ जाता है, अगर आया था इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, पहले से वायर थी 2 सेंटीमीटर की, दूसरा केस, ये पहला केस हो गया। ठीक है, अगर दूसरा केस आ जाए इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, तो ध्यान से देखो फिर क्या करना है। 2 सेंटीमीटर तो पहले से थी, 2 सेंटीमीटर पहले से थी, 4 सेंटीमीटर और ऐड कर दी, इंक्रीज बाय 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से और बढ़ा दिया। तो 2 पहले से थी, 4 और बढ़ा दिया तो कितनी हो गई? 6 हो गई। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। एक केसेस बताने बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने के लिए। increased to 4 centimeters, increased by 4 centimeters, stretched to 4 centimeters, stretched to 4 centimeters। तो ध्यान से देखो, जब इंक्रीज टू 4 सेंटीमीटर करा तो लेंथ इनिशियली थी L1, लेंथ L2 कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर। बट एरिया इनिशियली A1 था, A था, और फाइनली भी A ही रहा। तो कहने का मतलब एरिया में कोई चेंज नहीं आया भाई, एरिया में कोई चेंज नहीं आया इस केस में। इस केस में देखो, इनिशियली एरिया A1 A के बराबर और फाइनली एरिया A2 भी A के बराबर, इसमें भी एरिया में कोई चेंज नहीं आया। लेंथ चेंज हो रही है पहले दोनों केसेस में, एरिया में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब आगे देखो, जब मैं स्ट्रेच कर रहा हूं यही वायर, जब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं, स्ट्रेच कर रहा हूं, जब मैं इस वायर को स्ट्रेच कर रहा हूं तो भाई लेंथ बढ़ेगी तो एरिया सिकुड़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगी एरिया सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी है वायर की, इसमें तो हम लोगों ने वॉल्यूम ही चेंज कर दी है, इस दोनों कंडीशंस में तो वॉल्यूम ही चेंज कर दी है। इंक्रीज टू में भी वॉल्यूम चेंज कर दी, लेंथ को बढ़ा के, एरिया वैसे रहने दिया। इंक्रीज बाय में भी लेंथ को बढ़ा दिया और आपने एरिया वैसे रहने दिया। बट स्ट्रेच्ड टू की बात अगर कर रहे हैं तो उसी वायर को जो पहले 2 सेंटीमीटर की थी, जो पहले 2 सेंटीमीटर की थी, अब उसी वायर को आपने पतला कर दिया, पहले से क्या कर दिया? पतला कर दिया पहले से, और 4 सेंटीमीटर की उसकी टोटल लेंथ कर दी, 4 सेंटीमीटर की उसकी टोटल लेंथ कर दी। तो एरिया में क्या चेंज आएगा इस केस में? एरिया में क्या चेंज आएगा इस केस में? एरिया में क्या चेंज आएगा तो ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, एरिया इनिशियली A1 और लेंथ इनिशियली L1, एरिया फाइनली A2 और लेंथ फाइनली L2। तो भाई वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, वॉल्यूम इनिशियली और वॉल्यूम फाइनली सेम रहेगी। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इंटू लेंथ, A1 L1 और A2 इंटू L2। तो भाई आपको लेंथ L1 L2 का तो मतलब पता ही है, दिख रहा होगा साफ साफ। तो A1 इंटू लेंथ है आपके पास 2, A2 एज इट इज, L2 की वैल्यू कितनी? 4। तो आपको ऑटोमेटिकली एरिया के बीच का रिलेशन दिख रहा है। तो A1 कितना? 2 A2 के बराबर। तो A2 कितना हो जाएगा? पहले से आधा हो जाएगा, पहले से आधा हो जाएगा। अगर लेंथ को 2 गुना बढ़ा दोगे तो एरिया 2 गुना कम हो जाएगा। साफ दिख रहा है, लेंथ को 2 गुना बढ़ा दिया, 2 से 4 कर दिया, एरिया पहले से 2 गुना कम हो जाएगा। जब स्ट्रेच्ड टू की कंडीशन लगाई, जब स्ट्रेच्ड टू की कंडीशन लगाई तब की बात हो रही है। बट अगर स्ट्रेच्ड बाय 4 सेंटीमीटर होता तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर लेंथ जो पहले आपकी 2 सेंटीमीटर की थी, अब उसको कर दिया अपने लोगों ने खींच के 6 सेंटीमीटर, अपने लोगों ने खींच के कर दिया 6 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये L2, ये L1। अब देखो एरिया में क्या चेंज आता है, तो वॉल्यूम V1 और V2, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो A1 इंटू L1 की वैल्यू 2, A2 एज इट इज, L2 की वैल्यू 6, तो 2 3 जा, तो A2 की वैल्यू कितनी? A2 की वैल्यू A1/3, A2 की वैल्यू कितनी? A1/3। पहले ध्यान से देखो, लेंथ अगर मैंने 3 गुना बढ़ा दिया है, 2 से कर दिया 6, 3 गुना बढ़ा दी, तो एरिया भी 3 गुना कम हो जाएगा, एरिया भी 3 गुना कम हो जाएगा। ध्यान से देखो ना अपने आप, पहले 4 सेंटीमीटर
तक बढ़ा दिया, फिर उन्होंने कहा 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया, तो 2 से 4 करने का मतलब है स्ट्रेच्ड बाय, 2 से 4 तक स्ट्रेच करने का मतलब है जस्ट 2 सेंटीमीटर और बढ़ाओ, 4 सेंटीमीटर तक उसको पूरा कर दो। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, स्ट्रेच्ड टू, स्ट्रेच्ड बाय, इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाय का कंसेप्ट। अब इसके बेसिस के ऊपर अब आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं भाई। 2 से 3 क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या कहते हैं चीजें। रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की चेंज नहीं होती जब तक उसका नेचर चेंज ना करो और टेम्परेचर चेंज ना करो, तो लेंथ और एरिया के ऊपर कोई डिपेंडेंसी होती नहीं है। सपोज क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर being 4 ohm is increased to 2 times, increased to 2 times its original length, 2 times its original length, then find the new resistance of wire, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो भाई ध्यान से देखो, आपके पास इनिशियली R1 की वैल्यू दे रखी है, कितनी है 4 ओम। ठीक, लेंथ L1 को मैं अभी के लिए L मान लेता हूं, एरिया A1 को मैं अभी के लिए A मान लेता हूं। फाइनली R2 तो निकालना है, R2 तो निकालना है। कहा गया इंक्रीज टू 2 टाइम्स, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय का मतलब 2 गुना और बढ़ा देते, बट इन्होंने कहा 2 गुना ही कर दो, 2 गुना ही कर दो, तो 2 गुना हो गया L1 का, बोले तो 2 टाइम्स ऑफ L हो गया L2 की वैल्यू। ठीक है, ये हो गई L2 की वैल्यू। एरिया A2 तो यही रहा, क्योंकि उसमें स्ट्रेच तो करा नहीं है जो एरिया चेंज हो, बस 2 गुना वायर पकड़ी उसके साथ जोड़ दी, एरिया A2 यही रहा। ठीक है, तो R1 का फॉर्मूला होता है रो L1 अपॉन A1 और R2 का फॉर्मूला होगा रो L2 अपॉन A2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, R2 इज इक्वल टू रो L2 की जगह क्या लिखा जाएगा 2L1 और A2 तो आपका A1 के ही बराबर है, तो ऑटोमेटिकली 2 को बाहर ले आओ और लिख दो रो L1 अपॉन A1, तो रो L1 अपॉन A1 किसके बराबर है R1 के बराबर, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ R1, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ R1 और R1 इनिशियली कितना है 4 है, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 8 ओम्स। एक तरीका तो ये था करने का। दूसरा तरीका डायरेक्टली कर देते, क्या रेजिस्टेंस का रिलेशन L के साथ कैसा है डायरेक्टली, तो अगर रेजिस्टेंस और सॉरी लेंथ अगर आपकी 2 गुना बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस भी आपका 2 गुना बढ़ जाएगा, तो ये डायरेक्टली भी कर सकते थे। एमसीक्यू आएंगे तो डायरेक्टली आप ये लॉजिक लगाओगे। ठीक है, अगला देखिए, अगर क्वेश्चन दे रखा है इफ R इज इक्वल टू 8 ohms एंड वायर इज stretched to 4 times its original length, 4 times its original length तक स्ट्रेच कर दिया, 4 टाइम्स its ओरिजिनल लेंथ तक स्ट्रेच कर दिया, 2 थी तो 2 के दुगना कितना 8 तक स्ट्रेच कर दिया। ठीक है, तो क्या करना है, तो R1 आपके पास है 8 ohms, L1 आपके पास है सपोज A1 आपके पास है सपोज ए, तो R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, लेंथ L1 कितनी कर दी 4 टाइम्स ऑफ L कर दी, L1 कितनी कर दी 4 टाइम्स ऑफ L कर दी, तो A2 क्या हो जाएगा निकालना पड़ेगा। वैसे तो आपको पता ही है जितने गुना लेंथ बढ़ती है उतना गुना एरिया कम हो जाता है, तो मैं करने को तो डायरेक्टली कर दूं A1/4, बट निकालने में क्या दिक्कत है यार, वॉल्यूम V1 V2 के बराबर रहेगी, A1 इंटू L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2 रहेगा। ठीक, तो A1 इंटू L1 एज इट इज, A2 एज इट इज, L2 की वैल्यू कितनी 4 टाइम्स ऑफ L1, 4 टाइम्स ऑफ L1, तो L1 से L1 कैंसिल, तो A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1/4। ठीक है, तो एरिया 4 गुना कम हो गया। अब क्या करो, R2 की वैल्यू लगाओ रो L2 अपॉन A2, बोले तो रो L2 की वैल्यू हो जाएगी, रो L2 की वैल्यू हो जाएगी 4 ऑफ L1 डिवाइडेड बाय A2 की वैल्यू हो जाएगी A1/4, 4 को ऊपर लेके गए 16 इंटू रो L1 अपॉन A1, रो L1 अपॉन A1 क्या होगा R1, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1।
तो देखा जाए तो क्या मिलेगा 16 इंटू R1 दैट इज R2 की वैल्यू R2 इज इक्वल टू 16 इंटू 8 कर दो मल्टीप्लाई, कॉन्स्टेंट मिल जाएगा। एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर मैं 4 टाइम्स लेंथ को स्ट्रेच कर रहा हूं तो जो रेजिस्टेंस का चेंज है वो 4 का स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो रहा है ओरिजिनल रेजिस्टेंस से। तो कहने का मतलब अगर n टाइम्स का लेंथ चेंज करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा R1 के, नया रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा R1, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्ट्रेच्ड बाय का अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या करोगे भाई? स्ट्रेच्ड बाय का अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? तो सपोज क्वेश्चन दे रखा है if L is equal to 10 centimeter of wire of R 8 ohms and wire is stretched by 4 centimeters, then find कैपिटल R। अब नया रेजिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं भाई। इनिशियली R1 की वैल्यू दे रखी है 8 ohms, L1 की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, A1 तो हमें पता ही नहीं है कितना है, चलो हम उसको A मान लेते हैं। बट उन्होंने कहा R2 निकालिए, नया R निकालिए, जब उसके लेंथ को क्या करा अपन लोगों ने 4 गुना से बढ़ा दिया। L2 क्या हो गई? L1 जो आपकी थी 10 सेंटीमीटर थी, L1 आपकी थी 10 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। L2 की होगी 14 सेंटीमीटर, A2 तो पता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, तो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, तो A1 एज इट इज, L1 की वैल्यू आपके पास है 10 सेंटीमीटर, A2 एज इट इज, L2 की वैल्यू है 14, तो A2 का रिलेशन A1 के साथ आ जाएगा, कितना आएगा? 10/14 इंटू A1। तो आपको A2 की वैल्यू A1 के टर्म्स में मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को पुट कर देंगे, तो R2 इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, रो L2 की जगह L2 क्या होगा? 14, ठीक है, L2 क्या होगा? 14 डिवाइडेड A2 कितना होगा? 10/14 टाइम्स ऑफ A1, और जो आपका यहाँ पर ये L2 हो गया। अब देखो ध्यान से R1 की वैल्यू, R1 क्या होगा? रो L1 अपॉन A1, तो रो L1 की वैल्यू कितनी है? 10 अपॉन A1 एज इट इज, ये हो गई R1 के लिए, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू रो 10 अपॉन A1, सॉरी 14 R2 वैल्यू 14 अपॉन 10 अपॉन 14 इंटू A1 होल डिवाइडेड बाय R1 कितना है? रो इंटू 10 अपॉन में चला गया क्या? जस्ट A1 चला गया, A1 से A1 कैंसल, रो से रो कैंसल, ठीक है, 14 ऊपर चला गया तो 196 डिवाइडेड बाय 100, इधर आपके पास R2 अपॉन R1, तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.96 टाइम्स ऑफ R1, तो R1 की वैल्यू कितनी है? R1 आपके पास है 8, तो 1.96 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको R2 की वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया स्ट्रेच्ड बाय की कंडीशन। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई जो आपको करने हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्ट्रेच्ड बाय, इंक्रीज्ड बाय, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको इसमें समझाने होंगे। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको बारे में बता सकते हो, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन होगा, इसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन होगा। पहले 2 वीडियोस में इसके बेसिस के ऊपर भी अपने लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी। थैंक यू।